वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट का संपूर्ण इतिहास हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, और हमने चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत शुरू किए थे। और ये हमारी वीडियो है, पार्ट नंबर 3 है ये इस चैप्टर की। तो पीछे की अगर 2 पार्ट आपने नहीं देखी हैं तो जा कर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरी डाल दी गई है। ठीक, तो निकाल लीजिए अपने किताब को। हम यहाँ पर पेज नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, तो निकाल लेंगे अपने किताब लूसेंट की। तो आप निकाल लेंगे पेज नंबर 3 को। चलिए पीछे वाले की थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके साथ भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के स्रोत के बारे में, जहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया था 2 प्रकार के स्रोत में। एक तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कौन कौन से वो आपके साहित्यिक स्रोत हैं जिनकी वजह से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने उनमें कई सारे साहित्य पढ़ा था। हमने वेद पढ़ा, हमने उसके अलावा आपकी उसी में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराण पढ़ा, ये सब चीज़ों को पढ़ा था। तो हम उसी समय बात किए थे कि इतिहास को जानने के मेनली 3 सोर्सेस हैं। मेनली कितने सोर्सेस हैं? 3। अब वो 3 सोर्सेस कौन कौन है? तो हमने बात किया था सोर्सेस के ऊपर, स्रोत के ऊपर, तो 3 स्रोत। एक हमने बात किया था साहित्यिक स्रोत, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। कौन कौन से वो विदेशी यात्री थे जो भारत में आए और उस प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अपने पुस्तकों में लिखे। और तब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कौन कौन सी वो पुरातात्विक स्रोत है। तो चलिए हम यहाँ पर तीसरा शुरू करते हैं। तो हम तीसरा सोर्सेस की बात कर रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। तो पहला हम लोग जानेंगे यूनानी या रोमन लेखक के बारे में, कि कौन कौन से वो यूनान से आए जिन्होंने अपने किताब में प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखा है। तो सबसे पहले आते हैं टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था, डॉक्टर था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी टेसियस ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। तो इससे भी हमको भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं दूसरा, हेरोडोटस। तो आप जानते हैं इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों व अफवाहों पर आधारित था। परंतु आज भी हेरोडोटस को ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में संपूर्ण उसने प्राचीन भारतीय इतिहास का विवरण इसमें दिया है। इसलिए आज जब भी हम अगर भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं कि इतिहास का पिता कौन है। ठीक, चलिए अब तो 2 हम लोग पढ़ लिए। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस प्रसिद्ध है। देखिए 326 ईस्वी में सिकंदर भारत पर आया था, और जब ये आया था तो इसके साथ 3 लेखक को लेकर आया था। कौन कौन? तो एक का नाम था निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये 3 लेखक लेकर आया था, और इसी 3 लेखकों ने मिलकर के भी भारतीय इतिहास के बारे में अविश्वसनीय चीज़ों को लिखा है। तो इस प्रकार से हमें तीसरा सोर्सेस मिलती है, सिकंदर का आक्रमण भी भारत पर, उससे भी हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए चौथा है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन साम्राज्य की संस्कृतियों के विषय में लिखा है। जब सिकंदर भारत पर आया था तो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण उसका उतना सफल नहीं हो पाया, तो वापस लौट गया। उसी का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसने दोबारा आक्रमण किया भारत पर, और जब ये भारत पर आक्रमण किया तो भारत में इस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में इसने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, और इसकी पुत्री हेलन से विवाह कर लेते हैं। और जब विवाह करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की देखभाल के लिए अपना राजदूत मेगास्थनीज को यहाँ पर भेजते हैं।
और मेगास्थनीज जब आता है तो अपनी पुस्तक लिखता है इंडिका, और इसी इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में सब चीज़ जानकारी लिख देता है। तो इस वजह से मेगास्थनीज के पुस्तकों से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखने को मिलते हैं। अब आइए पाँचवें की तरफ बढ़ते हैं। अब पाँचवा है डायमेकस। डायमेकस यह सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो डायमेकस जो कि बिंदुसार, यानी आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार के समय ही भारत पर आता है डायमेकस जो कि सीरियन नरेश था, आंतियोकस का राजदूत था ये। और जब ये भारत में आया तो इस समय प्राचीन भारत यानी मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में भी इसने एक बेहतरीन चर्चा अपने किताब में लिखा। तो इससे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला है छठे नंबर डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अच्छा, एक चीज़ पर आप हाईलाइट कर लेंगे, डायमेकस किसका राजदूत था? तो आंतियोकस का राजदूत था। और डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में। तो तीन अब तक हम बात किए। पहला कौन? तो पहला हम लोगों ने बात किया मेगास्थनीज के, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा डायमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। और तीसरा व्यक्ति डायोनिसियस ये किसके दरबार में आया? तो अशोक के दरबार में आया, और इसने ही अपने साहित्य में अशोक के समय के पूरे समकालीन भारत को अपने साहित्य में लिखा, जो कि हमको प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्रोत होता है। चलिए अगला है सातवां टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, भारत का भूगोल, और उसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब लास्ट आते हैं, आठवां नंबर आते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण भी दिया, और इससे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब लास्ट एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अच्छा, इस पुस्तक की बात करते हैं तो इसका अब तक कोई लेखक हमको नहीं मिला है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और उसने इस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। कौन सी पुस्तक है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई लेखक जानकारी नहीं मिला है। तो यह भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में एक बढ़िया लिखा था ये। तो अभी हम इसमें पढ़ रहे थे विदेशी यात्रियों के विवरण में पहला यूनानी रोमन लेखक, यूनान से और रोम से कौन कौन आए थे उनके बारे में। अब चीन से कौन कौन आए हैं? आप जानते हैं चीन से फाहियान आया, वेनसोंग आया, इत्सिंग आए, बहुत लोग आए, तो उनके बारे में। तो चीनी लेखक में सबसे पहला लेखक आते हैं फाहियान। अब फाहियान की बात करते हैं तो यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, हाईलाइट करेंगे इसको कि चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान आया था। इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। तो फाहियान, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछेगी कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दूसरा क्वेश्चन, कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्षों तक यह भारत में रहा। दोनों पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे। चलिए, तो दूसरा अब आता है, पहला आया फाहियान, अब दूसरा संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ को एकत्रित की, और इसके भी पुस्तकों में हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब तीसरा व्यक्ति आते हैं वेनसोंग, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा ऊपर कर लें।
हाँ जी। तो ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में इसने चीन लौटा। वह बिहार के नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। इसने किताब लिखा था जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। अब इसके बारे में समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ठीक, वर्धन वंश के समय, हर्षवर्धन के समय ये भारत में आया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? यह भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 15 वर्षों तक भारत में रहा। चौथा क्वेश्चन, इसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया था? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। और चौथा क्वेश्चन पूछता है कि इसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो सी यू की। और पांचवा क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें सी यू की में कितने देशों का विवरण मिलता है? तो 138 देशों का विवरण मिलता है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट पर हमने आपको हाईलाइट किया है वहाँ पर आप हाईलाइट कर लेंगे। कुल 6 प्रश्न यहाँ से पूछेगी आपका एग्जाम, और पूछेगी क्या पूछी भी है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो कल हम इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर आप देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है उसमें। तो ये आपका ह्वेनसांग था। ठीक, अब आइएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक नोट दिया है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे जो हेड थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बस। अब ये चौथा जो यात्री आते हैं वो हैं इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। तो देखिए, चीन से कुल चार यात्री आए थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से जो भी यात्री हैं उनका एक सही क्रम व्यवस्थित करिए। मतलब पहले कौन आया था ये बताना है, दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन आया था और चौथा नंबर पर कौन आए थे। और चारों ऑप्शन आपको देगा। तो आप जानते हैं पहले आए थे फाहियान साहब, फिर आए संयुगन, फिर आया ह्वेनसांग और तब आया इत्सिंग। तो ये आप याद रखेंगे, पहले फाहियान आया, तब संयुगन, तब ह्वेनसांग, तब इत्सिंग आए, ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पेज मेरा अब इस साइड वाले पेज पर आएंगे। चलिए, तो अब तक हम जाने वहाँ पर कौन सी लेखक? चीनी लेखक, चाइनीज लेखक। पहले यूनानी पढ़े, फिर चाइनीज पढ़े, अब आइए अरबी लेखक पे ऊपर। तो अरबी से सबसे पहला आते हैं अल-बरूनी। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले तो यह महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म के ख्वारिज्म या फिर खीव का रहने वाला था, जो आधुनिक में तुर्कमेनिस्तान कहलाता है। मध्य एशिया से ही आया था, ऐसे ध्यान में रखेंगे। इसने अपनी एक किताब लिखी है। किताब का नाम है किताबुल हिंद या फिर तहकीक-ए-हिंद, यानी इसका हिंदी वर्जन अगर देखें तो भारत की खोज होता है। तो उसने अपनी ये किताब लिखा और इस किताब में क्या क्या उसने लिखा? तो भारत के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान इत्यादि विषयों के ऊपर इसने अपनी किताब लिखी थी। और कब आया था? तो ये आया था मध्यकाल में। और जब मध्यकाल में तो इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसकी किताब थी, अभी बताएं, किताबुल हिंद या फिर तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अच्छा, किसके साथ भारत आया था? ध्यान रखें, महमूद गजनबी के साथ। तो ये पहला
अरबी लेखक कौन था? अल-बरूनी। अब दूसरा इब्न बतूता, दूसरा कौन है? इब्न बतूता। अब इब्न बतूता की बात करते हैं तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछती है। कोई अगर अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन इससे पूछती है कि इब्न बतूता की किताब का नाम क्या था? रेहला था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ यह देता है किताब। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया। बाद में चल करके हालांकि कुछ कारण से इसको हटा भी दिया गया जब न्यायाधीश बना दिया गया। तो दूसरा जो यात्री था वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता से इतना क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि इसकी किताब का नाम क्या था? रेहला। रेहला पर आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक। अब चलिए कुछ अन्य लेखक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अन्य लेखक में बात करते हैं तो सबसे पहले तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और इसने भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है इस किताब से, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है मार्को पोलो। अब मार्को पोलो की बात करते थे 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा है इतिहास के जानने का स्रोत में 2 स्रोत। पहला तो हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोत, पहला हमने साहित्यिक स्रोत और दूसरा हमने पढ़ा आपके साथ कौन से? तो विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम तीसरा स्रोत पढ़ेंगे कौन कौन सी वो पुरातात्विक स्रोत है, मतलब कौन कौन से वो वस्तु है जिनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब एलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सेबेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर एलियट ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। ये सब लोग, इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटाशाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की तथा उस खुदाई के तत्पश्चात प्राचीन युग में उपयोग होने वाले वस्तुओं को बाहर निकाला और उनके बारे में एक बढ़िया विवरण दिया, ठीक। 14 ईसा पूर्व के अभिलेख से बोगाज कोई या फिर एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं जो कि बोगाज कोई अभिलेख से थे। किस अभिलेख से? बोगाज कोई से। उसके बाद मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस की वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से भी प्राप्त हुआ है। हालांकि इसके बारे में हम एक एक करके डीप में आगे की तरफ भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण ये तो हो ही गया, बता दी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है भारत के नाम का। ऐसे तो आपको हम कई सारे नाम बताए हैं, एक बार और सुन लीजिए। भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, इंडिया है। इसके अलावा मेलुहा भी, हड़प्पा सभ्यता में मेलुहा भी इसको कहा जाता था। इसके अलावा कोई इसी को सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसी को यिंतु भी कहा जाता था जब चाइनीज ट्रेवलर आए थे। तो इसी को आपका बुद्ध की धरती कही जाती है। बहुत सारे नाम हैं। तो एक नाम यहाँ से भारतवर्ष भी है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब यह अभिलेख क्या होती है, अशोक के कितने अभिलेख थे, कौन से शिलालेख था, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है।
सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जब हून का आक्रमण होगा वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा तो मालूम चलेगा आपको। हून का आक्रमण होगा तो उसके बारे में जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है, स्तंभ लेख से। इसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता। हाँ जी, ये इसको आप हाईलाइट करेंगे, ज़रा इसको आप हाईलाइट करेंगे कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो एरण अभिलेख से। अब सती प्रथा क्या थी तो सबको जानते हैं, स्त्री के साथ पुरुष के साथ स्त्री को दफनाने का वो जो साक्ष्य था, चिता पर लेटाने का, वही सती प्रथा था। उसका साक्ष्य हमको एरण अभिलेख से मिला है। सातवाहन राजाओं के द्वारा पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था। जैसे उदाहरण में गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सब जो लोग थे अपना इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखते थे। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद आपका कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम, इसको आप जरा हाईलाइट करेंगे। ये कहाँ है तो ध्यान में रखेंगे, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से क्या प्रमाण मिला है तो आदमी के साथ कुत्ते को, उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, वेट करिएगा ज़रा, ठीक है। इसके बाद प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है, या फिर इसको कसार्पण सिक्के, या फिर इसी को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इस सिक्के भी हमको मिला है प्राचीन भारत के इतिहास के पढ़ने के रूप में। ठीक, अब आइएगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, अब ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के शासकों ने करवाया था। अब कुछ अभिलेख हैं और शासक है, इसको आप याद रखना है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है तो कलिंग नरेश खारवेल का है, हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, ये किसका है, रुद्रदामन का है। तीसरा है नासिक अभिलेख, गौतमी बल्लभ श्री का। प्रयोग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन का। एक बार आप इसको याद भी रख लेंगे। ठीक, अब आइए, एक नोट पॉइंट दिया है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखेंगे एपिग्राफी को। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान में रखिए, पूछता है कि किस शासक का बीना बजाते हुए सिक्का, या फिर क्वेश्चन पूछेगा बीना बजाते हुए सिक्का किस शासक के काल में चला था, तो ध्यान में रखेंगे समुद्रगुप्त के काल में। कौन से, समुद्रगुप्त के। इसके अलावा अरिकमेडु या फिर पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह जानकारी मिला था कि रोम से भी भारत का कुछ न कुछ संबंध हुआ करता था। इसके बाद यहाँ पर नोट दिया है, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, बर्मा को म्यांमार कहा जाता है, आप जानते हैं। 37 में ये अलग हुआ था। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। जो भारत का संबंध था बर्मा से भी था, बोल रहा है, मलाया से भी था, कंबोडिया से भी था, जावा से भी था, इस सब से था भारत का संबंध। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। हाँ जी, जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है वहाँ पर इन चीज़ों को बड़ा डीप में पढ़ना होता है। तो एक शब्द में इसको ध्यान रखिएगा कि जो भारत है ना हमारी, ये जैसे कि यहाँ पर, अरे यार, जैसे यहाँ पर एक रफली मैप हम ड्रॉ करना चाहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर तो ये जो उत्तर भारत का सेक्शन है ना, उत्तर भारत में यहाँ पर मंदिर के निर्माण को
क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखें, यहाँ पर मंदिर के निर्माण शैली को आपका नागर शैली कहा जाता है और नीचे जो दक्षिण भारत है वहाँ पर उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। दक्षिणापथ मंदिरों के निर्माण पर नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः वह बेसर शैली कहलाया। अब बात आती है, हालांकि इसको हम और जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, वहाँ पर इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। जैसे उदाहरण के लिए एक कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, एक ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, एक लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये सब जो है एक पंचायतन का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी चैप्टर नंबर जो 1 थी, अध्याय 1, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हम इसका बढ़िया सा एक क्वेश्चन सेट लगाएंगे, देखेंगे आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो एक बार इस पूरे को पढ़ लीजिएगा खुद से, जहाँ पर मैंने हाईलाइट करवाया था वहाँ पर भी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम होगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले हम इतिहास के कुछ और जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ है उसको जानेंगे कि इतिहास को कैटेगराइज कैसे किया, तब हम जा कर के सेकेंड चैप्टर कल शुरू करें। कल नहीं, परसों शुरू करेंगे। कल तो क्वेश्चन सेट बनाएंगे हम लोग इस जो चैप्टर पढ़े हैं भारतीय इतिहास के स्रोत पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।